नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है बार बार परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले जो अति महत्वपूर्ण तथ्यों की जो श्रृंखला है, तो इसका ये चौथा नंबर है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे की क्लास नहीं देखी तो देख ले, क्योंकि 15-15, 20-20 मिनट की है और 15-15, 20-20 मिनट की क्लास में आपको बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां मिल जाएंगी। तो चलिए, स्वावलंबन योजना कब शुरू हुआ था? तो 2010 में, ये याद रखिए। और ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हुआ था। इसी तरीके से भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005-6 में। देखिए, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि योजनाओं से प्रश्न आता है और वो क्रम पूछता है, रैंकिंग पूछता है कि कौन योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत निर्माण योजना जो 2005-6 में शुरू हुई थी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए हुई थी। और इसके 6 घटक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि भारत निर्माण योजना के कितने घटक है? 6। और इन घटकों से भी प्रश्न आया, तो एक बार जल्दी से देख लें। तो पहला है कि ग्रामीण आवास, सिंचाई व्यवस्था, पेयजल है, ग्रामीण सड़कें हैं, विद्युतीकरण है और ग्रामीण दूर संचार कनेक्टिविटी है। तो ये इसके 6 घटक है। योजना 2005-6 में शुरू हुई थी। तो आप लोग जल्दी से, थोड़ी सी स्पीड हमारी ज्यादा है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि परीक्षाएं बहुत समीप है। तो ऐसे में अगर यहाँ कम से कम आप लोगों का समय जाया जाए तो, और जाया क्या जा रहा है, कुछ काम की चीजें दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है कि हम जल्दी से दे दें। जो बच्चे साथ में नोट कर रहे हैं तो वो क्या करें कि थोड़ा सा स्पीड जो है इसको, मतलब वीडियो को पॉज करके देख लें और इसको नोट कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई थी? तो 15 जून 2015 से हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मतलब पहले स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। और हृदय योजना, मतलब हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 21 जनवरी 2015। और ये योजना का उद्देश्य क्या था कि धरोहर शहर का विकास एवं संवर्धन, हेरिटेज शहरों का सर्वांगीण विकास है। तो नाम से ही है, लेकिन बेसिकली ये हृदय योजना से ही पूछता है। तो 21 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर डिजिटल भारत कार्यक्रम 20 अगस्त 2014 को। देखिए, डिजिटल कार्यक्रम 20 अगस्त 2014 को, स्मार्ट सिटी मिशन जून 15 में, और प्रधानमंत्री कौशल योजना जो शुरू हुई थी तो 15 जुलाई 2015 को। फिर स्वाधार योजना शुरू हुई थी। तो स्वाधार योजना 2001-2 में हुई थी और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए योजना लाई गई थी। इसी तरीके से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो बहुत बार मैंने बताया है, 2001 में शुरू हुई थी। तो देखिए, इन योजनाओं को कराने के पीछे का हमारा उद्देश्य यही था कि योजनाओं से जो प्रश्न आए तो आप कम से कम जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं तो देखे रहेंगे। तो अगर 4 आ रहा है तो 2 भी यदि पता रहेगा तो आप फिर सीक्वेंस मिला ले जाएंगे। वैनसांग आया था, प्रमुख यात्री था, तो ये कहाँ का था? तो चीन का था। और इसकी रचना क्या थी? सीयू की। और ये किसके समय में आया था? तो हर्षवर्धन के समय में था, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबार में 2 लोग संबंधित थे, एक तो वैनसांग था और दूसरे जो भारतीय थे बाणभट्ट। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और वैनसांग को ही जो है क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि, मतलब इसको ये उपाधियां दी गई थी, यात्रियों के राजकुमार की संज्ञा दी गई थी। मेगस्थनीज कहाँ का था? तो मेगस्थनीज यूनान का था। इंडिका इसकी पुस्तक है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिका पुस्तक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फाहियान क्या था? तो फाहियान जो है ये भी चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। मतलब मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और फाहियान जो चीनी यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब गुप्त राजवंश का जो शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके समय में आया था। और निकोलो कोंटी एक आया था विदेशी यात्री, ये इटली का रहने वाला। तो पहले तो यही जान लीजिए कि कहाँ का है, क्योंकि आयोग यही पूछ लेता है कि ये कहाँ के थे। ये इटली का था और विजयनगर शासक देवराय प्रथम के समय में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, निकोलो कोंटी जो है इटली का था और देवराय प्रथम के समय में ये आया था। डाईमेकस जो था वो सीरिया का था, बिंदुसार के समय में आया था और बिंदुसार ने इसे विदेशी मदिरा और सूखी अंजीर की डिमांड करी थी। और डोमिंगो पायस कहाँ के थे? तो डोमिंगो पायस
पुर्तगाल के थे और कृष्णदेव राय के समय में आए थे। डोमिंगो पायस पुर्तगाली थे, कृष्णदेव राय के समय में आए थे, और विलियम हॉकिंस जो थे और यम टॉमस रो। तो देखिए विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। पाकिस्तान जो देश है और हमारे जो सीमावर्ती, जैसे हम लोग तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो आयोग कभी कभी करता क्या है कि पूछ लेता है कि हमारे कौन कौन से राज्य किस किस देश से सटे हुए हैं। तो यदि हम लोग पहले आइए पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान से हमारा वर्तमान में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो 4 ये हो गया। फिर इसी तरीके से अगर चीन में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। फिर बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करता है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ हम साझा करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल के साथ होता है तो उत्तराखंड एक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। भूटान के साथ जो साझा होता है भारत का जो राज्य, वो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। और अफगानिस्तान के साथ केवल हमारा जो है जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो साझा होता है। और बेसिकली अब जम्मू कश्मीर भी नहीं कह सकते इसको, लद्दाख आप कह सकते हैं, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उससे जो है सीमा साझा होती है। फिर पारा से क्या रोग होता है, तो पारा से मिनी माता रोग होता है। फ्लोराइड से क्या होता है, तो नाक नी संलक्षण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो फ्लोराइड से नाक नी संलक्षण होता है। सीसा से क्या प्रभावित होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, किससे, लेड से। और नाइट्रेट जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होता है। एस्बेस्टस से क्या होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले ये मुख्य परीक्षा का जो प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है संस्थान के द्वारा, और इस बार का तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना शानदार जो है फीडबैक जो हमारे मुख्य परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों थे उनके द्वारा दिया गया। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। मेंटरशिप बैच हमारा जो चल रहा है, तो यदि अभी तक आप इससे जुड़े नहीं है तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। इसमें क्या है कि डेली हम आपको प्रश्न देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, और फिर जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और यहाँ क्या होगा कि प्रत्येक पेपर से मिला करके, मतलब जो 6 पेपर हैं वहां से 750 प्लस प्रश्न जो है हमारा कराने का उद्देश्य है, और वो कराएंगे भी। तो सोचिए कि अगर मुख्य परीक्षा के पहले आप इतना प्रश्नों की प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, इतने प्रश्नों का यदि आपके पास मॉडल आंसर होगा, 1-2 बार रिवीजन करके जाएंगे, तो कितनी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। और इस बार जो मुख्य परीक्षा में जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, काफी अच्छा उनका इस बार जो है रहा भी है, वो काफी अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वहां फोन कर सकते हैं। विश्व का विशालतम और सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है तो समुद्र है। समुद्रीय जो पारितंत्र है वो विश्व का विशालतम और स्थायी पारितंत्र है। पृथ्वी सम्मेलन +5, तो पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ था 1997 में। देखिए अगर पृथ्वी सम्मेलन के बारे में केवल आ जाए तो 1992 में हुआ था, और अगर +5 आ जाए तो इसी में 5 जोड़ दीजिए। तो ऐसे ही आयोग प्रश्न पूछता है। तो पृथ्वी जब ये आया था पृथ्वी सम्मेलन +5, तो बच्चे घबरा गए कि सर ये क्या आ गया, लेकिन कुछ नहीं, वो ईयर जोड़ दीजिए, जितना भी प्लस करके आ जाए ईयर जोड़ दीजिए। तो ये 1997 में हुआ था। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, क्या है, तो एजेंडा 21। वेरी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन सा एजेंडा जो है वो अपनाया गया था, तो एजेंडा 21 अपनाया गया था। इसी तरीके से 17 धारणीय विकास का जो लक्ष्य है प्राप्त करने का, तो कब तक रखा गया, तो वर्ष 2030 तक रखा गया है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो धान का खेत है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, और यह होता है कौन कैसा, तो ये खुला तंत्र होता है। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा, तो अर्नेंस के द्वारा किया गया था। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं।
इसके माप की इकाई क्या है, तो पारिस्थितिकीय पदछाप की जो इकाई होती है वो भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ये स्टार वाला क्वेश्चन है। पारिस्थितिकीय निशे की संकल्पना प्रतिपादित किया था, तो जोसेफ ग्रीनले ने प्रतिपादित किया था। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, तो जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण जो उनका जो प्राकृतिक आवास है उनका नष्ट होना है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन से हैं, तो देखिए जैव विविधता के संदर्भ में भारत के जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी हिमालय श्रृंखला, फिर म्यांमार भारत सीमा एवं सुंडालैंड। तो ये सब जो है जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि के अलावा वह अन्य कारण जिसके फलस्वरूप प्रवाल विरंजन होता है, तो वैश्विक उष्मन। देखिए क्या कर रहा है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, मतलब प्रवाल विरंजन की तो ये कारण है ही है, सामान्य तापमान में वृद्धि तथा अम्लता में वृद्धि। इसके अलावा जो वैश्विक उष्मन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी प्रवाल विरंजन के जिम्मेदार कारणों में से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 का दशक जो निर्दिष्ट किया था, तो वो जैव विविधता दशक निर्दिष्ट किया था। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनिक सोडियम का उपयोग समिष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, किसके, तो गिद्धों के ह्रास के लिए। अगर आपने पिछला क्लास मेरा नहीं देखा होगा तो मैंने बताया था कि भाई पशुओं के जो दर्द निवारक के तौर पे जो डिक्लोफेनिक जो दवा दी जाती है, तो इससे तत्काल में पशु को तो आराम होता है, लेकिन जब वो डेथ करते थे इन दवाओं का असर उनके शरीर में बना रहता है, और ऐसे में जब गिद्ध इसको खाते हैं तो वो खुद जो है बीमार पड़ करके डेथ हो जा रही है, और गिद्धों का मतलब बचा रहना बहुत जरूरी है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो सबसे ज्यादा भूमिका रहा था जल वाष्प का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, ओजोन का। और देखिए ओजोन से भी जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ऐसा ना है कि ओजोन आ जाए तो आप लोग सोचिए कि ओजोन तो एक तरीके से ओजोन की जो लेयर होती है वो हमारी रक्षा करती है, लेकिन ओजोन का भी प्रभाव जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे होता है। फिर देखिए संस्थान है, स्थान है। आपसे पूछेगा कि संस्थान कहाँ स्थित हो, बेसिकली 4 संस्थानों को उठाएगा, आपको मिलाने को दे देगा कि कौन सा स्थान किससे सुमेलित है। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ है, ये देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है या कलकत्ता जो पहले का था। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान कहाँ है, तो मुंबई में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है, तो ये सिकंदराबाद में है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण जो है निगम कहाँ है, तो कानपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आप लोग पीवाईक्यू देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बेसिकली ये इनको मिलाने को लेकर के पूछता है। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको देख लेंगे। फिर अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथककरण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो आर्टिकल 50। अनुच्छेद 52 क्या है, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी, और 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति से प्रत्येक वर्ष जो है प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए यहाँ हमने सम्मिलित दे दिया है कि आप लोग जो है इसको एक बार रिवीजन कर लें ताकि कंफ्यूज ना हो। फिर अनुच्छेद 58 में क्या है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या है, और फिर
63 अनुच्छेद 63 जो है 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का जो है वो प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, मतलब राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 64 में है। अनुच्छेद 65 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य करता है। क्योंकि अभी मैंने पीछे वाले क्लास में बताया था कि भाई उपराष्ट्रपति का अपने पद से संबंधित कोई कार्य नहीं होता, या तो वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन करेगा या राज्यसभा के पदेन सभापति की भूमिका पे रहेगा। तो राष्ट्रपति की जब भूमिका का निर्वहन करेगा तो उसे जो शक्तियां मिली है वो अनुच्छेद 65 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का पदावधि। देखिए 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और 67 में इसकी पदावधि की चर्चा की गई है। इसी तरीके से अनुच्छेद 164 वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मतलब अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान है कि मुख्यमंत्री और साथ साथ उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा होगी। किस आर्टिकल के तहत होगी? 164 के तहत होगी। और अनुच्छेद जो 249 है तो इसमें राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में, देखिए ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है अनुच्छेद 249, मतलब राष्ट्रीय हित का कोई मैटर रहेगा तो वो संसद जो है राज्य की भी चीजों का अतिक्रमण करके उस पर विधि बना सकती है। और संसद को ये अधिकार किसके माध्यम से मिला है? तो आर्टिकल 249 के तहत मिला है। देखिए केंद्र और खनिज वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मकुम, ये असम का एक क्षेत्र है और यहाँ कोयला पाया जाता है, मतलब असम का जो मकुम है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से डल्ली राजहरा जो है वो जो छत्तीसगढ़ में है ये लौह अयस्क के लिए है। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ लौह अयस्क। कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइट। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए फेमस है। बादाम पहाड़ उड़ीसा लौह अयस्क के लिए है। और कोडरमा जो है वो झारखंड में है और ये जो है फेमस है अभ्रक के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर नोट कर लें क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। इसी तरीके से मोसाबानी जो है तो मोसाबानी झारखंड में है और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। मोसाबानी झारखंड तांबा। रवा जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है और रवा कहाँ है? तो कृष्णा गोदावरी अप तटीय क्षेत्र को जो है वो रवा कहते हैं और ये खनिज तेल के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे जो केजी बेसिन है वहां से खनिज तेलों का जो है वो निष्कर्षण किया जाता है। इसी तरीके से विश्रामपुर जो है वो जो छत्तीसगढ़ का है, मतलब विश्रामपुर तो पहले ये जान लीजिए छत्तीसगढ़ में है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्योंझर जो है उड़ीसा का लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से खेतड़ी जो है वो राजस्थान का तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट करते रहिए। फिर कुद्रेमुख जो है चिकमंगलूर और कर्नाटक। तो देखिए कुद्रेमुख ये लौह अयस्क के लिए है, तो ये जो कुद्रेमुख और चिकमंगलूर है ये कर्नाटक में स्थित है, लौह अयस्क के लिए है। कोरापुट जो है वो उड़ीसा में है, एल्युमिनियम के लिए है। और देखिए मैंने पीछे कोरापुट के बारे में एक और बताया, तो कोरापुट यदि आ जाएगा देखिए बॉक्साइट, तो एल्युमिनियम के लिए अगर आएगा तब भी लगाइएगा, बॉक्साइट आएगा तब भी लगाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जो है कंफ्यूज हो जाइए। फिर सिंगरेनी जो है वो जो तेलंगाना का है और ये कोयला के लिए फेमस है। सिंगरेनी जो क्षेत्र है वो तेलंगाना का है और कोयले के लिए फेमस है। पन्ना जो है पन्ना और सतना ये मध्य प्रदेश के हैं और आप लोग जानते ही होंगे कि हीरा के लिए। और पन्ना से तो आए दिन पेपर में भी निकलता रहता है कि जो लोग लीज पे लेते हैं तो कुछ कुछ हीरा मिलता रहता है। तो पन्ना और सतना दोनों जो क्षेत्र है एमपी में है हीरा के लिए। जादूगुड़ा जो है तो जादूगुड़ा सिंह भूमि में है और ये झारखंड में है। और जादूगुड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए फेमस है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और ललितपुर का जो उत्तर प्रदेश है वो यूरेनियम के लिए ये भी है। तो जादूगुड़ा जो झारखंड में है
और ललितपुर जो यूपी में है, वो दोनों जो क्षेत्र हैं वो यूरेनियम भंडार है वहाँ। और कोल्लम का जो केरल है, मतलब कोल्लम केरल में है, मोनाजाइट के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इगारका बंदरगाह स्थित है, तो इगारका बंदरगाह कहाँ है, तो रूस में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग कौन है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय समुद्री मार्ग, ये सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में है। और सुपीरियर झील जो है नॉर्थ अमेरिका के किनारे स्थित शहर है, तो डुलुथ, थंडर बे, ओंटारियो। तो देखिए ओंटारियो, डुलुथ और थंडर बे ये सुपीरियर झील के नॉर्थ अमेरिका के जो किनारे हैं। अमेरिका की मिशिगन झील पर स्थित है कौन सा शहर, तो शिकागो शहर है। मिशिगन झील पे शिकागो शहर है। और न्यूयॉर्क में जो इरी झील पर स्थित है बफेलो शहर, जो इरी झील है उस पे जो है बफेलो शहर है। और डेट्रॉयट नदी के तट पर स्थित है डेट्रॉयट शहर, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों के बीच है, तो भाई जिन राज्यों के बीच कावेरी नदी बहेगी वहीं बंटवारा, वहीं समस्या आएगा। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी, तो ये जो 4 स्टेट है, मतलब 3 स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश, इसको इसी में जो विवाद है कावेरी जल बंटवारे को लेकर के। जम्मू कश्मीर में स्थित दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है, तो दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो चेनाब नदी पर है। चंबल परियोजना संबंधित राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से। फिर गांधी सागर जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश में है, और जवाहर सागर राजस्थान में है। और ये दोनों कहाँ, तो चंबल घाटी परियोजना में। इसी तरीके से पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से। जिस देश की लगती है वह देश कौन सा है, तो इजराइल है। क्योंकि इजराइल के बारे में क्या है ना, कि कई बार पूछा है कि इजराइल से जो संबंधित घिरा हुआ देश कौन सा, तो मतलब इजराइल के आसपास के देश कौन से हैं, तो उसमें 3 तो सही रहेगा, 1 गलत रहेगा। तो समझ लीजिए इजराइल से कौन सा लगता है, सबसे पहले लेबनान को याद रखिएगा, सीरिया को याद रखिएगा, जॉर्डन को और मिस्र को। तो इजराइल से कौन लगता है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, तो ये 4 ध्यान रखिएगा। और जो अन्यथा रहेगा वो गलत रहेगा, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और आप लोग इसको देखते रहिए। इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है, अभी तक आप लोग यदि ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कीजिए, इसका लाभ उठाइए। क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि मुख्य परीक्षा ही मुख्य, बाकी तो सब भीड़ छाटने का जरिया है। और ये हमारा जो है टेलीग्राम है, आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर जो है PDF कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, यहाँ PDF इसका मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई भी सूचना जो भी रहेगी तो सबसे पहले हमारे संस्थान के द्वारा यही दी जाती है। ये 2 चैनल हैं समृद्धि IAS के, एक तो अभी जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये दोनों आप ही के चैनल हैं और आप ही के सहयोग से इसे आगे बढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ क्या है कि हम आपको जो है मतलब कोई भी परीक्षा रहती है तो उसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं भी देते रहते हैं, उसके लिए कुछ अपने तरफ से फ्री इनिशिएटिव भी लाते हैं। तो आप लोग जो है इस पे बने रहिए। लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाहते हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।